गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है, जिसमें हम एग्जाम्स में बार बार आने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेज है एट स्नेल्स पेस। स्नेल एक ऐसा जीव होता है जो बहुत कोमल शरीर वाला होता है, बिना टांगों वाला होता है, छोटा सा होता है और जो सीपी में रहता है। वो बहुत धीरे धीरे चलता है और पेस यानी गति से या चाल से। तो एट स्नेल्स पेस का मीनिंग हो जाएगा बहुत धीरे धीरे या कछुआ चाल से। इफ़ यू से दैट समवन डज समथिंग एट स्नेल्स पेस, यू मीन दैट ही इज़ डूइंग इट वेरी स्लोली। अगर आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को स्नेल की गति से कर रहा है, स्नेल की चाल से कर रहा है, तो आपका मतलब है वह व्यक्ति उस काम को बहुत धीरे धीरे कर रहा है। सेंटेंस है ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क एट स्नेल्स पेस। इसका मीनिंग हो जाएगा वह अपना काम, अपना होमवर्क बहुत धीरे धीरे कर रहा है। तो एट स्नेल्स पेस का मीनिंग होता है वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। नेक्स्ट फ्रेज है बैड ब्लड। इसका मीनिंग होता है आपसी दुश्मनी, द्वेष, कटु शत्रुता, मनमुटाव, वैर। इफ़ यू से दैट देयर इज बैड ब्लड बिटवीन पीपल, यू मीन दैट दे हैव आर्ग्यूड अबाउट समथिंग एंड डिसलाइक ईच अदर। अगर आप कहते हैं वहाँ लोगों के बीच बैड ब्लड है, तो आपका मतलब है वह आपस में झगड़े हुए हैं या उनके बीच विवाद है और वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सेंटेंस है देयर इज़ ए लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दोज टू फैमिलीज, यानी उन दो परिवारों में आपस में बहुत ज़्यादा कटु शत्रुता है। तो बैड ब्लड का मीनिंग हो जाएगा हॉस्टाइल रिलेशंस, एनमिटी और इल फीलिंग, यानी बुरी भावना, दुश्मनी या द्वेषपूर्ण रिश्ते। तो बैड ब्लड यानी हॉस्टाइल रिलेशंस। नेक्स्ट इडियम है वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कान के पीछे गीला होना। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि गाय के या दूसरे जानवरों के बच्चे जब पैदा होते हैं थोड़ी देर बाद उनका पूरा शरीर तो सूख जाता है, पर उनके कानों के पीछे फिर भी गीला रह जाता है। तो अगर किसी के कानों के पीछे गीला है, इसका मतलब वह न्यूबॉर्न है, यानी नया है या अनुभवहीन है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मीनिंग हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। If you say that someone is still wet behind the ears, you mean that he is young and do not have much knowledge or experience of a situation. कि अगर आप किसी को कहते हैं कि वह अभी कानों के पीछे से गीला है, तो इसका मतलब है वह व्यक्ति किसी परिस्थिति या किसी काम के लिए नया है या उसमें ज्ञान और अनुभव की कमी है। सेंटेंस है ही वॉज टू वेट बिहाइंड द ईयर्स टू बियर सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी वह ऐसी जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए अभी बहुत छोटा है, अनुभवहीन है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मीनिंग हो जाएगा इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड एंड नाइव, यानी भोला भाला, अनुभवहीन और अपरिपक्व। नेक्स्ट इडियम है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी दोनों जगत, दोनों दुनिया या दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होना। इस फ्रेज़ को हम ऐसे याद रखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है और दूसरों की भलाई के काम करता है, तो वह इस संसार में धन व यश की प्राप्ति करता है, मानसिक शांति की प्राप्ति करता है और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है। और मृत्यु के बाद वाली दुनिया में भी उसे उसके पुण्य कर्मों की वजह से सुख व ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और वहाँ भी वह व्यक्ति सुख व आनंद से रहता है। इस प्रकार वह दोनों ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करता है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मीनिंग हो जाएगा दोनों हाथों में लड्डू होना, हर प्रकार से लाभ में होना या सभी सुख प्राप्त करना। If you have the best of both worlds, you are in a situation where you have all the advantage of two different things. अगर आपके पास बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको दोनों चीज़ों का पूरा फ़ायदा मिलेगा। सेंटेंस है यू कैन गेट दिस आइटम फॉर चीप बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। यू कैन नॉट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी आप इस आइटम को सस्ते में प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको गुणवत्ता से समझौता करना होगा। आपके पास दोनों ही हाथों में लड्डू नहीं हो सकते या आपको हर प्रकार से लाभ नहीं मिल सकता। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मीनिंग हो जाएगा ऑल द एडवांटेज, या ए सिचुएशन इन विच यू कैन एन्जॉय द एडवांटेज ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग एट द सेम टाइम, यानी हर प्रकार से लाभ होना या दोनों हाथों में लड्डू होना। नेक्स्ट इडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी चबा सकने से अधिक खा लेना। इसका इडियमेटिक मीनिंग होता है अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना। If you say that someone is bitten off more than he can chew, you mean that he is trying to do something which is too difficult for him.
यानी अगर आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने चबा सकने से अधिक खा लिया है या बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू किया है, तो आपका मतलब है वह व्यक्ति ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए बहुत मुश्किल है। सेंटेंस है, बाय एक्सेप्टिंग 2 पार्ट टाइम जॉब्स ही इज़ क्लियरली बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। यानी 2 पार्ट टाइम जॉब्स को एक्सेप्ट करके वह व्यक्ति स्पष्टतः अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मीनिंग हो जाएगा अटेम्प्ट टू डू समथिंग विच इज़ हार्डली अचीवेबल, और अंडरटेक ए प्रॉमिस वन कैन नॉट कम्प्लिश, और ट्राई टू डू मोर देन वन इज़ एबल टू डू, यानी अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना। नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे, यदि कोई व्यक्ति कोई सालों से कोई जगह नौकरी कर रहा है और अब वो बूढ़ा हो गया है, वो काम नहीं कर सकता, तो एक दिन वह अपने बॉस से मिलकर उनको बोल देगा कि अब वो काम से संन्यास लेना चाहता है या वो काम छोड़ना चाहता है। तो कॉल इट अ डे का मीनिंग हो जाएगा संन्यास लेना, काम छोड़कर घर चले जाना या किसी काम को बंद करने का निश्चय करना। If you call it a day, you decide to stop what you are doing because you are tired of it or because it is not successful. अगर आप कॉल इट ए डे करते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे बंद करने या स्टॉप करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि या तो आप उस काम को करते करते थक चुके हैं या आपका वो काम सफल नहीं हो रहा। सेंटेंस है, आई एम फेड अप ऑफ गोइंग वर्क एट अर्ली मॉर्निंग। आई एम जस्ट कॉलिंग इट ए डे एंड विल लुक फॉर अनदर ईजी जॉब। यानी मैं सुबह जल्दी काम पर जाने से उकता गया हूँ, इसलिए मैं इस काम से संन्यास ले रहा हूँ और फिर कोई आसान जॉब ढूंढ लूँगा। तो कॉल इट ए डे का मीनिंग हो जाएगा डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को बंद करने का निर्णय लेना। टू गिव अप वर्क एंड गो बैक होम, यानी किसी काम को छोड़कर वापस घर चले जाना। कॉल इट ए डे यानी संन्यास ले लेना या किसी काम को छोड़कर घर चले जाना। नेक्स्ट फ्रेज है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड यानी मुर्गी के बच्चे या चूजे जैसे दिल वाला। तो अगर कोई व्यक्ति चिकन हार्टेड है तो इसका मतलब वो कायर है, डरपोक है। द टर्म चिकन हार्टेड रिफर्स टू समवन हु इज़ इजीली स्कैर्ड और कावर्डली इन नेचर। यानी चिकन हार्टेड शब्द उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो आसानी से डर जाता है या जो स्वभाव से डरपोक होता है। सेंटेंस है, ही इज़ ए चिकन हार्टेड बॉय, ही कैन नॉट गो विथ यू इन द डार्क रूम। वह डरपोक लड़का है, वह तुम्हारे साथ अंधेरे कमरे में नहीं जा सकता। तो चिकन हार्टेड का मीनिंग होता है टिमिड, कावर्डली, इजीली फ्राइटन्ड, नॉट ब्रेव। यानी कायर, डरपोक, जो बहादुर नहीं है उसको कहते हैं चिकन हार्टेड, यानी बहुत डरपोक व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अच्छे मौसम का, अच्छे ऋतु का या अच्छे समय का साथी। इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि एक ऐसा दोस्त जो साफ़ मौसम में आपके साथ साथ रहता है, पर जैसे ही तूफ़ान, बाढ़ आता है, बिजली गिरती है या जैसे ही मौसम ख़राब होता है, वह दोस्त आपको मुसीबत में छोड़ के खुद सेफ जगह अकेला चला जाता है, भाग जाता है। तो उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, यानी स्वार्थी मित्र, सुख के दिनों का साथी या अविश्वसनीय मित्र। वन हु डज़ नॉट स्टैंड बाय यू एट योर टफ टाइम इज़ योर फेयर वेदर फ्रेंड। यानी वह व्यक्ति जो आपके मुश्किल समय में आपके साथ नहीं रहता, जो मुश्किल समय में आपको सपोर्ट नहीं करता, वह आपका फेयर वेदर फ्रेंड होता है। सेंटेंस है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट ए फेयर वेदर फ्रेंड टू हेल्प यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। यानी एक स्वार्थी व्यक्ति से तुम मुसीबत के समय में मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मीनिंग हो जाएगा friends in good time, supports only when easy and convenient, a friend who deserts you in difficulties, और an unreliable friend, यानी सुख के दिनों का साथी, स्वार्थी मित्र या अविश्वसनीय मित्र, उसको हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेज है फॉर गुड। इसका मीनिंग होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। इफ़ समथिंग चेंजेस और डिसअपियर्स फॉर गुड, इट नेवर चेंजेस बैक और कम्स बैक एज इट वॉज बिफोर। यानी अगर कोई चीज़ फॉर गुड चेंज होती है तो इसका मतलब है वह हमेशा के लिए बदल जाएगी या वापस पहले जैसी कभी नहीं होगी। मतलब वह चीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाती है या सदा के लिए बदल जाती है। तो फॉर गुड का मीनिंग हो जाएगा सदा के लिए, हमेशा के लिए। सेंटेंस है, रियल फ्रेंडशिप कैन लास्ट फॉर गुड, यानी सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए रह सकती है। तो फॉर गुड का मीनिंग हो जाएगा परमानेंटली या फॉर एवर, हमेशा के लिए।
नेक्स्ट इडियम है ग्रीस द पाम, यानी हथेलियों को चिकना करना। ग्रीस यानी चिकना करना, पाम्स यानी हथेलियों को। इफ़ यू ग्रीस समवंस पाम यू पे देम ब्राइब। अगर आप किसी के पाम्स को ग्रीस करते हो, किसी की हथेलियों को चिकना करते हो, तो इसका मतलब है आप उसे रिश्वत देते हो। तो ग्रीस द पाम्स का मीनिंग हो जाएगा किसी की मुट्ठी गर्म करना या उसको रिश्वत देना। सेंटेंस है यू शुड नॉट ग्रीस द पाम ऑफ एनीवन टू रूट आउट द करप्शन। कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आपको किसी को भी रिश्वत नहीं देनी चाहिए। तो ग्रीस द पाम का मीनिंग हो जाएगा ब्राइब समवन, यानी किसी को रिश्वत देना, या टू सीक्रेटली गिव समवन मनी इन ऑर्डर टू परस्यूट देम टू डू समथिंग फॉर यू, यानी किसी को चुपके से पैसे देना ताकि उसे अपने लिए कोई काम करने के लिए मना सको। तो ग्रीस द पाम यानी रिश्वत देना, ब्राइब समवन। नेक्स्ट इडियम है हैंड इन ग्लव, यानी दस्ताने में हाथ होना या घनिष्ठ संबंध होना, किसी बेईमानी के काम में साझेदारी होना। इफ़ पीपल आर हैंड इन ग्लव दे हैव एन एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप। अगर लोगों के हैंड इन ग्लव है, इसका मतलब है उनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सेंटेंस है ही हैंड इन ग्लव विथ आवर राइवल्स, यानी उसका हमारे प्रतिद्वंदियों से, हमारे विरोधियों से घनिष्ठ संबंध है। तो हैंड इन ग्लव का मीनिंग होगा इन क्लोज एसोसिएशन, यानी घनिष्ठ संबंध होना, और इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी किसी बेईमानी के काम में साझेदारी होना। नेक्स्ट फ्रेज है हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलस एक ग्रीक देवता का नाम है जो अपनी ताकत व श्रम के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बहुत शक्तिशाली है, बलवान है और मेहनती है। अगर कोई काम हरक्यूलियन टास्क है, इसका मतलब वह बहुत मुश्किल काम है या उस काम को करने के लिए भारी मात्रा में शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हरक्यूलियन टास्क का मीनिंग हो जाएगा मुश्किल काम, अत्यंत कठिन प्रयास या भारी मात्रा में शारीरिक शक्ति की आवश्यकता वाला कार्य। ए टास्क रिक्वायरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ या वेरी डिफिकल्ट टास्क। सेंटेंस है डिगिंग द टनल वाज ए हरक्यूलियन टास्क, यानी टनल को, सुरंग को खोदना बहुत मुश्किल काम था। तो हरक्यूलियन टास्क यानी मुश्किल काम, ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, या ऐसा कोई काम जिसे करने के लिए भारी मात्रा में शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट फ्रेज है इन ब्लैक एंड वाइट। इसका मीनिंग होता है लिखित रूप में, मुद्रित या छपा हुआ, इन राइटिंग और प्रिंटेड फॉर्म। इफ़ यू से दैट समथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट इट्स मीन इट हैज़ बीन रिटन और प्रिंटेड एंड नॉट जस्ट सेड, यानी अगर आप कहते हैं कि कोई बात ब्लैक एंड वाइट है या कोई बात ब्लैक एंड वाइट में है, तो इसका मतलब है ये लिखी हुई है या मुद्रित है या छपी हुई है, वह सिर्फ बोली हुई या कही हुई नहीं है। सेंटेंस है आई वॉन्ट टू सी इट इन ब्लैक एंड वाइट, यानी मैं इसे लिखित या मुद्रित रूप में देखना चाहता हूँ। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग होगा लिखित रूप में या इन राइटिंग और प्रिंटेड फॉर्म। नेक्स्ट इडियम है इन हाई स्पिरिट्स। तो इफ़ समवन इज़ इन हाई स्पिरिट्स दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड हैविंग ए गुड टाइम, यानी अगर कोई व्यक्ति हाई स्पिरिट्स में है, इसका मतलब है वह बहुत ज़्यादा खुश है, उत्साह से भरपूर है। तो इन हाई स्पिरिट्स का मीनिंग हो जाएगा खुश मिजाज, जिंदा दिल और उत्साह से भरपूर। सेंटेंस है ऑल द चिल्ड्रन वर इन हाई स्पिरिट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, यानी सभी बच्चे स्कूल के लास्ट दिन बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे। तो इन हाई स्पिरिट्स का मीनिंग हो जाएगा वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, फुल ऑफ होप एंड एंथ्यूजियाज्म और जॉयफुल, यानी खुश होना, उत्साह से भरपूर होना या जिंदा दिल होना। नेक्स्ट इडियम है इन द लॉन्ग रन। इसका मीनिंग होता है ओवर ए लेंदी पीरियड ऑफ टाइम, इन द एंड, यानी लंबे समय के बाद, अंत में, या अंततः या आखिरकार। सेंटेंस है यू विल फाइंड इट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन, यानी लंबे समय के बाद अंत में आप इसे लाभकारी पाएंगे, या लंबे समय के बाद आखिर में आपको लगेगा कि ये फ़ायदेमंद है। तो इन द लॉन्ग रन का मीनिंग हो जाएगा इवेंचुअली, अल्टीमेटली या फार अवे इन द फ्यूचर, यानी अंत में, आखिरकार या लंबे समय के बाद अंत में, फ्यूचर में। नेक्स्ट फ्रेज है इन्स एंड आउट्स। इसका मतलब होता है किसी भी बात का पूरा विवरण या किसी भी बात की पूरी जानकारी होना। द इन्स एंड आउट्स ऑफ ए सिचुएशन आर द डिटेल्ड पॉइंट एंड फैक्ट्स अबाउट इट, यानी किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति के इन्स एंड आउट्स उस सिचुएशन या परिस्थिति के सभी विस्तारित बिंदु और तथ्य होते हैं।
सेंटेंस है आई डोंट रियली नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, यानी मुझे वास्तव में उस बात का पूरा विवरण या विस्तृत जानकारी नहीं है। तो इन्स एंड आउट्स का मीनिंग हो जाएगा फुल डिटेल्स। The idiom ins and outs of something means all the special details or fact that you need to know to do something correctly, यानी ins and outs वे सभी जानकारियाँ या तथ्य होते हैं जो किसी भी घटना या किसी भी बात को अच्छे से समझने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ins and outs यानी किसी भी बात की पूरी जानकारी या विस्तृत जानकारी होना या किसी भी चीज़ का पूरा विवरण होना। आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।